Hello everyone. Today's our topic is फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो कि हमने देखा कि 1789 में हुई। भाग 1 में हमने यह पढ़ा कि किस तरीके से फ्रांस में ऐसी परिस्थितियों का जन्म हुआ जिसने की क्रांति का रूप ले लिया। लोगों में ऐसी इस तरीके से असंतोष पनपा कि लोग क्रांति के लिए प्रेरित हुए। आज भाग 2 में हम देखेंगे कि उस क्रांति के क्या परिणाम हुए, व उस क्रांति में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं ने क्या योगदान दिया, उससे महिलाओं पे क्या असर पड़ा, किस तरीके से महिलाओं की जिंदगी में बदलाव हुए, दास प्रथा कैसे खत्म हुई व इससे रोजाना की जिंदगी में क्या सुधार आए। चलिए आगे हम इसी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस में लुईस 16 के खात्मे के साथ लुईस 16 को पद से हटाने के बाद वहां पे राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। मार्सले रोजेट दी लाइल एक कवि हैं, उनके द्वारा रचित एक देशभक्ति गीत था। यह पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने गाया था। बाद में इसका नाम मार्सिले हो गया, जो कि वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, हम अपना राष्ट्रगान तो सब जानते, लेकिन क्या हमें फ्रांस का भी पता है? तो फ्रांस का राष्ट्रगान है मार्सिले। सेकेंड, युद्ध के बाद की समस्या। अब युद्ध के बाद हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई युद्ध होता है, इस तरीके से कोई भी युद्ध या क्रांति को हम बढ़ावा देते हैं तो उससे भारी क्षति होती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, आर्थिक हानि भी होती है। तो युद्ध में पुरुषों के चले जाने की वजह से परिवार का जो उत्तरदायित्व था वो औरतों पर आ गया। औरतों को अब परिवार का पालन पोषण करना पड़ा। क्रांति को आगे बढ़ाने की मांग। सन 1791 में जो क्रांति शुरू हुई वह वहीं पर खत्म नहीं हुई, इसे और भी आगे बढ़ाया गया क्योंकि इससे लोगों के हितों की अभिपूर्ति नहीं हुई थी। इससे सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, जिससे लोगों में असंतोष था। अब लोग राजनीतिक क्लब बनाने लगे और सरकारी नीतियों पर बहस करने लगे। जैकोबिन क्लब, इसी तरीके का एक क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब सरकारी नीतियों व क्लब की कार्य योजना पर इसमें बहस की जाती थी। यह राजनीतिक समूहों का अड्डा बन गया था। यह सबसे सफल क्लब था जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा। यह क्लब समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था जिसके पास आय के सीमित साधन थे। आय के सीमित साधन मतलब जिनके पास ज्यादा सोर्सेज नहीं थे पैसे कमाने के, वो एक ही काम करके पैसे कमाया करते थे, जैसे कि छोटे दुकानदार, कारीगर, दस्तकार, मजदूर, भूमिहीन किसान इत्यादि। क्लब ने शाही पहनावे का भी खंडन किया और साथ ही उसके अलावा शाही पहनावे के विपरीत धारीदार लंबी पतलून को पहनना शुरू किया। इसे उन्होंने सौकुलांत मीन्स बिना घुटने वाला का नाम दिया। सन 1752 में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से रुष्ट पेरिस वासियों को लेकर हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। राजतंत्र का उन्मूलन। 10 अगस्त को राजा के महल पर धावा बोला गया। राजा को कुछ एक समय के लिए बंदी बना लिया गया। असेंबली ने उसके बाद बंदी बनाने के बाद शाही परिवार को जेल में डाल दिया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से राजतंत्र की विधिवत समाप्ति कर दी गई। फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। अब फ्रांस में भी मताधिकार दिया गया और लोगों को, और जो सरकार थी वो लोगों के द्वारा चुनने का अधिकार दिया गया। आधुनिक विश्व के अनेक देशों में इसी व्यवस्था को अपनाया गया। भारत भी इसी का एक उदाहरण है। लुईस 16 और उसकी पत्नी एंटोनेट को देश की उस समाप्ति की कगार पर लाने के दोष पर गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अब आखिर में हमने देखा कि सम्राट का क्या हाल हुआ। सम्राट को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटीन का अर्थ, गिलोटीन क्या है?
गिलोटिन एक मशीन है, एक मृत्यु सजा देने वाली मशीन, जिसमें कि दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन होती थी, जिस पर रखकर इंसान का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गिलोटिन पड़ा। लुई 16 के बाद आता है रोबेस्पियर का शासन। रोबेस्पियर जिन्होंने की गणतंत्रात्मक सरकार बनाई, लेकिन फ्रांस में शुरू से ही आतंक का शासन रहा, आतंक का राज रहा। रोबेस्पियर भी जब आए तो उन्होंने अपनी गणतंत्र विरोधी नीतियों को कुचलने के लिए इतना ज्यादा आतंक का सहारा लिया कि उससे कुलीन और पादरी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने पूंजी छोड़कर जान बचाने के लिए विदेशों में जाना स्वीकार किया। कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तो तय कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी रॉबेस्पियर के शासन से उसके अपने समर्थक भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगे और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब जब रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया तो उसके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी शासित फ्रांस, डायरेक्टरी का शासन हुआ। डायरेक्टरी एक 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी जिसके हाथ में अब सत्ता आ गई। पहले सत्ता जनता के हाथ में थी, अब जनता के हाथ से जो केंद्रीकरण था वो चला गया 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका यानी डायरेक्टरी के हाथ में। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रांसीसी समाज में आखिर महिलाओं की कंडीशन क्या थी, किस पोजीशन पे थी वो। तो महिलाओं को कोई भी मत से रिलेटेड अधिकार नहीं दिया गया था, वोटिंग राइट नहीं था। सेकंड, तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं, जो तीसरा वर्ग था, उसमें ज्यादातर महिलाएं अपने जीवन का निर्वाह सिलाई बुनाई करके, कपड़ों की धुलाई, बाजार में फल फूल बेचकर, या जो अमीर घर थे वहां पर घरेलू काम करके करती थी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी थी जो कि वेश्यावृत्ति का काम करती थी। उनके पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं थे। फोर्थ, कामकाजी महिलाओं को बाहर के साथ घरेलू काम भी करने होते थे और उनकी मजदूरी पुरुषों की अपेक्षा कम थी। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का योगदान। क्रांति में महिलाओं ने किस तरीके से हिस्सा लिया, क्या क्या क्रांति में उन्होंने काम किए। इस क्रांति में महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय रहीं। उन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो महिलाएं थी वह इस राजनीति में सक्रिय रहीं, काफी एक्टिव रहीं, और जो पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था उसका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि इससे महिलाओं को बाहर रखा गया था। महिलाओं को कोई भी मताधिकार नहीं दिया गया, उन्हें नागरिक ही नहीं माना गया। उनकी नेशनल सभा में भी उनकी जो एंट्री थी वो भी वर्जित थी, तो इसका उन्होंने बुरी तरीके से विरोध किया। सेकंड, अपने हितों की रक्षा के लिए महिलाओं ने स्वयं हित समूह बनाए। महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए स्वयं हित समूह बनाए। कुछ ही समय में देखा गया कि 60 से ज्यादा महिला हित समूह फ्रांस में अस्तित्व में आ चुके थे। फोर्थ, फ्रांस की क्रांति में सक्रिय महिलाओं को फांसी तक की सजा सुनाई गई। मताधिकार व समान वेतन के लिए यह आंदोलन अगली सदी तक भी चलता रहा, क्योंकि महिलाओं को शुरुआत में मताधिकार व समान वेतन के लिए समान वेतन उस समय पर नहीं दिया गया, उसके लिए मंजूरी नहीं दी गई। कुछ एक टाइम बाद उन्हें समान वेतन के लिए मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन मताधिकार उन्हें अब भी नहीं दिया गया, जो कि उन्हें एट लास्ट 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या महिलाओं की जीवन की स्थिति में सुधार किए गए। फर्स्ट, क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून
लागू किए। क्या कानून लागू किए? सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी। सरकारी स्कूल्स खोले गए उसके लिए। थर्ड, अब उन्हें इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। पहले क्या होता था फ्रांस में कि उन्हें पिता की इच्छा को मानते हुए शादी करनी होती थी, लेकिन अब उन्हें इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता था। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, अपनी मर्जी से ही उसे के लिए वे हाँ कर सकती थी, और नागरिक कानूनों के अंतर्गत उनका पंजीकरण भी किया जाने लगा। शादी के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया जाने लगा। फोर्थ, तलाक के लिए भी वो आवेदन कर सकती थी, मर्द भी और औरत भी। पहले इसका अधिकार सिर्फ मर्द को था, अब ये अधिकार दोनों को दे दिया गया। फिफ्थ, महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती थी। अब महिलाएं भी कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकती थी, जिससे कि वो अपना व अपने परिवार की जीविका का निर्वाह कर सके। कलाकार बन सकती थी महिलाएं, व छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा को कैसे खत्म किया गया? फर्स्टली हम ये देखेंगे कि दास प्रथा है क्या। दास प्रथा के तहत जो मानव का दुर्व्यापार किया जाता था, वह उनसे अमानवीय रूप से कार्य लिया जाता था। उन्हें उसके लिए पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाती थी, वह उन्हें उनके परिवार से भी अलग करके रखा जाता था। हम दास प्रथा के लिए देखते हैं कि इसका जो आरंभ है, वो आरंभ करने का क्रेडिट स्पेन के लोगों को जाता है, और इसे खत्म करने का क्रेडिट फ्रांसीसी लोगों को जाता है। दास प्रथा का उन्मूलन हम किसी भी एक स्टेप में नहीं बता सकते। इसका जो उन्मूलन है वो एकदम से नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जैकोबिन सरकार द्वारा दास प्रथा समाप्ति की मौखिक घोषणा, ऑरली ये डिक्लेयर किया गया कि दास प्रथा की समाप्ति की जाए। सेकेंड स्टेप 1794 में कन्वेंशन में कानूनी रूप से दास प्रथा की समाप्ति की गई। थर्ड 1805 में जब नेपोलियन बोनापार्टे थे, तो उन्होंने दास प्रथा की जो समाप्ति का कानून बनाया गया था उसे रद्द किया, दोबारा से दास प्रथा ले आए। फोर्थ 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश जो फ्रांस की कॉलोनीज थी, उनमें पूरी तरीके से दास प्रथा समाप्त कर दी गई, और यहीं से दास प्रथा समाप्ति की शुरुआत हुई। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का समय 1804 से 1821 तक देखा जाता है। इनके शासन में फ्रांस शक्ति के उच्चतम शिखर पर था। फ्रांस को संपूर्ण राष्ट्र बनाने में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान को हम नकार नहीं सकते। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासक बने, फ्रांस के राजा बने। यह फ्रांस का निरंकुश सैनिक शासन था। ये मिलिट्री की तरफ से शासक बने थे, और ये बहुत ज्यादा निरंकुश थे। निरंकुश का अर्थ हमने पहले देखा है कि जिस पर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, जो दमन की नीति अपनाए, वह जहाँ पर सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो शासक के द्वारा ही लिए जाएं, ऐसे शासन को हम निरंकुश कहते हैं। नेपोलियन के अनुसार नेपोलियन ये मानते थे कि असंभव शब्द मूर्खों का आभूषण होता है, वीरों का नहीं। इट मीन्स उनका ये मानना था कि कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, और जो ये इम्पॉसिबल वर्ड मानते हैं वो मूर्ख हैं। जो वीर हैं उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई। यह इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुई। इसमें नेपोलियन की हार हुई। 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई, और इसी के साथ ही जो नेपोलियन का युग था वह भी समाप्त हुआ। क्रांति से आए बदलाव। क्रांति से क्या क्या बदलाव आए, चलिए इनके बारे में भी देखते हैं। क्रांति से फ्रांस या फ्रांस से जुड़े आसपास जो समकालीन विश्व था, उस पूरे विश्व में क्या क्या बदलावों ने जन्म लिया। फर्स्ट, नई राजनीतिक विचारधारा का जन्म। क्रांति ने राजनीतिक शक्ति को फ्रांस में
बदल दिया। जो राजनीतिक विचारधारा थी वह पूरी तरीके से बदल गई। क्रांतिकारी सरकार ने समानता, जब क्रांति हुई तो उसके बाद जो क्रांतिकारी सरकार बनी उन्होंने समानता की विचारधारा, स्वतंत्रता की विचारधारा, समानता में सभी लोग समान थे, कोई अमीर गरीब नहीं था, कोई किसी को विशेषाधिकार नहीं थे, सब लोग स्वतंत्र थे। प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई, अभिव्यक्ति की, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, बंधुत्व की। तो ये जो नए नए विचार थे, राजनीतिक विचार, ये रोजाना की जिंदगी में उतारे गए व लोगों ने इनसे सीख लेकर नई राजनीतिक विचारधारा को जन्म दिया। सेकंड, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता से अर्थ था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना है वो एक ही विचार को रखकर दिखाई जाए, अब उस पे विरोधी विचार, उसकी आलोचना भी दिखाई जाने लगी। वह पत्रकारिता, समाचार पत्र, लेख, पुस्तकें, पोस्टर, छपी हुई तस्वीरें, इन सबको ग्रामीण जनता तक भी पहुंचाया गया। क्रांति के से पहले ग्रामीण जनता तक ये सब चीजों की पहुंच नहीं थी, लेकिन अब क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता से ग्रामीण जनता तक भी पत्रकारिता की पहुंच हो गई। थर्ड, सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की समाप्ति क्या थी? इससे पहले, क्रांति से पहले क्या होता था कि कोई भी न्यूज या कोई भी समाचार को, किसी भी तरीके के भाषण को प्रकाशित करने से पहले राजा के जो सेंसर अधिकारी थे उनसे वह पारित करवाना पड़ता था। लेकिन अब सेंसरशिप की समाप्ति के बाद सबको अपने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वह किसी को भी अब इसके लिए कुछ भी पारित या पास करवाने की जरूरत नहीं थी। स्वयं हुए राष्ट्रवाद का उदय। वह राज्य या वह देश जो कि किसी न किसी बड़ी महाशक्ति की कॉलोनी थे, उपनिवेश थे, जहाँ के लोगों ने, जनता ने अपने आप को उपनिवेश होना स्वीकार कर लिया था, वहां पर क्रांति के लिए यह संजीवनी साबित हुई। क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और अपने से जुड़े हुए देश राज्यों में संजीवनी साबित हुई। इस क्रांति से लोगों के मन में भी यह विचार उमड़ा कि वे भी स्वतंत्र हो सकते हैं, तो इसने स्वयं हुए राष्ट्रवाद का उदय किया। सामंती समस्या का विनाश। जो सामंत थे, जो कुलीन एवं पादरी वर्ग जो कि कर वसूला करते थे, उस कर के विशेषाधिकार को भी इसने समाप्त कर दिया। Thank you everyone. Do watch and like our videos.